Good morning, everyone. Good morning, everyone. Good morning, everyone. I hope कि आप मुझे सुन रहे होंगे. Yes. I hope आपको स्क्रीन भी दिख रहा होगा और मेरी आवाज भी अच्छे से आ रहा होगा. Yes, very good. तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं. हम इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे थे. तो देखिएगा जरा सा. इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे लिखते हैं. ड्यू टू इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होता है? देखिए क्या होता है. इंटरमोलेकुलर होता था तो इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता था. मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में जब बॉन्डिंग होती थी ना, तो दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता था. बट ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये विद इन ए मॉलिक्यूल है, तो दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता नहीं है, घट जाता है इस केस में. सो ड्यू टू इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फर्स्ट इंटरमोलेकुलर force of attraction decreases. फिर से बोल रहा हूं मैं. जब इंटरमोलेकुलर दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता था तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल के बीच में बढ़ जाता था. लेकिन जब हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन ए मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल के बीच में घट जाता है. मतलब दो मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन होने का चांस घट गया, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, जिसके कारण एक्सपेक्टेड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उससे कम एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है, इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और जब इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, मेल्टिंग पॉइंट घटेगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन घटेगा. तो जब ये घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस, डेल्टा एच वेपराइजेशन decreases, volatility वोलेटिलिटी क्या होगा? इंक्रीज डिक्रीज लिख के बताइए. इंक्रीज, इंक्रीजेज. चूंकि इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया तो मॉलिक्यूल क्या होगा? वेपर में ज्यादा जाएगा, तो वोलेटिलिटी बढ़ेगा. वेपर प्रेशर, वोलेटिलिटी बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीजेज. viscosity increases, solubility in water decreases, सरफेस टेंशन छोड़ दो, सरफेस टेंशन वगैरह पढ़े नहीं हो. सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीज. फिर से बोल रहा हूं मैं, जब इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता था तो यहां पर जो लिखा हूं इसका उल्टा होता था सारा. क्यों? इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता था. इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता था. अब मैं बोल रहा हूं कि जब इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है. तो वहां जो चीजें बढ़ती थी यहां घट जाएगी, और वहां जो चीजें घटती थी यहां बढ़ जाएगी. एंड प्लीज आप कुछ भी मत लिखते रहो. एक लिखा है कि सर विस्कोसिटी दोनों में कैसे बढ़ेगी. इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे ये सारी बातें डिपेंड करती है. तो इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी क्या होगा? इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे विस्कोसिटी क्या होगा? बढ़ेगा. वहां पे विस्कोसिटी क्या लिखा था हम?
एक सेकंड, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड आप होल्ड करना। एक सेकंड, यहाँ विस्कोसिटी बढ़ेगा लिखाया था ना, तो दो मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगा, तो यहाँ पे विस्कोसिटी घटेगा। इस केस में विस्कोसिटी क्या होगा, घटेगा। दो लेयर के बीच में, दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो विस्कोसिटी डिक्रीज होगा। यस, विस्कोसिटी डिक्रीजेस। सो वहां पर जो चीजें क्वांटिटीज बढ़ती हैं यहां पे घटेगी, और वहां पर जो क्वांटिटीज घटती हैं यहां पे बढ़ेगी। सेम नहीं रहेगा, गड़बड़ हो गई थी लिखने में, सेम नहीं रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन ने कंपेयर कंपाउंड A and B in terms of first boiling point, second solubility in water, third delta H vaporization, fourth volatility। इन टर्म्स में कंपेयर करना है कंपाउंड ए। कंपाउंड ए क्या है, कंपाउंड ए है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, यह है कंपाउंड ए। कंपाउंड बी है पैरा नाइट्रोफिनॉल, यह है कंपाउंड बी। अब आपको कंपेयर करना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका सॉल्युबिलिटी इन वाटर ज्यादा होगा, किसका डेल्टा एच वेपराइजेशन ज्यादा होगा, और किसका वोलेटिलिटी ज्यादा होगा, ये कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि कंपाउंड ए में क्या होगा। कंपाउंड ए में होगा इंट्रा मोलेकुलर, क्यों, ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन में है, इंट्रा मोलेकुलर होगा। और कंपाउंड बी में क्या होगा, तो कंपाउंड बी में होगा इंटर मोलेकुलर। तो कंपाउंड ए में इंट्रामोलेकुलर है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो ए का ज्यादा होगा बी से। अब देखिए सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी देखें तो इंटरमोलेकुलर होता है तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर ज्यादा होता है, तो ए इज ग्रेटर देन बी। डेल्टा एच वेपराइजेशन, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो डेल्टा एच वेपराइजेशन ज्यादा होगा, तो ए में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है ड्यू टू इंट्रामोलेकुलर, तो ए इज ग्रेटर देन बी। वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी मतलब वेपर में जाने की एबिलिटी, तो ए में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वेपर में कम जाएगा, और वेपर में कम जाएगा तो ए इज लेस देन बी होगा। मुझे बताना ये वाला पॉइंट आपको, ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है नहीं है। सतीश कुमार जी आपका नो आ रहा है, जो मुझे मेरी समझ से बाहर है कि क्यों क्लियर नहीं है। एक और बच्चे का नो है। रिपीट मैं कर दे रहा हूं एक लाइन में, तो रिपीट हमेशा होता है तो वो शॉर्ट में होता है। कि ऊपर मैं लिखाया हूं कि जब इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो ये सब क्वांटिटी में ये चेंज होगा। मेन क्या है इसमें, मेन है कि जब इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, जबकि इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बताया था कि इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। यही फंडा सिर्फ एक से लगा सकते हैं।
कि हमें चेक करना है किसमें इंट्रामोलेकुलर होगा और किसमें इंटरमोलेकुलर होगा, इन दोनों मॉलिक्यूल। हाँ हाँ हाँ, सब उल्टा हो गया है, सही सही कह रहे हो। पहले में इंट्रामोलेकुलर है, सही कह रहे हो, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। फिर से मैं कर रहा हूं, हमें ये चेक करना है कि इंटरमोलेकुलर किसमें होगा और इंट्रामोलेकुलर किसमें होगा। तो ऑर्थो पोजीशन पे इंट्रामोलेकुलर होता है, ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो है, और ये पैरा है। तो ऑर्थो पोजीशन पे इंट्रामोलेकुलर होता है और इंट्रामोलेकुलर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। तो आप पहले लिखिए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऑफ कोर्स इंटरमोलेकुलर, इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए में कम होगा बी से। तो जिसमें इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो ए का लेस देन होगा बी से। जिसमें इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उसमें वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होगी, ए का लेस देन होगा बी से। जिसमें इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उसमें डेल्टा एच वेपराइजेशन भी कम होगा, सो ए का लेस देन होगा बी से। और जिसमें इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा वो वेपर में ज्यादा जाएगा, सो ए की वोलेटिलिटी ज्यादा होगी बी से। वोलेटिलिटी है वेपर में जाने की एबिलिटी। मेटा पोजीशन पे रहता तो बी जैसा ही होता, क्योंकि मेटा पोजीशन पे भी इंटरमोलेकुलर होगा। हाँ मैं समझ गया, उल्टा लिखा गया था। इस तरह की गलती हो जाती है, खास करके तब जब आपका मेरा ध्यान आपके स्क्रीन पे होता है, और मेरा ध्यान आपके स्क्रीन पे होता है और मेरे इतने कहने के बाद भी लिखना नहीं छोड़ते हैं आप, इसलिए दिक्कत हो जाती है। खैर, अब शायद आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। मैं स्टॉप कर रहा हूँ स्क्रीन पे मैसेज का। ये कंपाउंड अब आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड इन आइस, एच बॉन्ड इन आइस, हेडिंग है एच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड इन आइस। वाटर, सॉलिड वाटर में, इन आइस, one molecule of water is associated with 4 hydrogen bonds. आइस में 1 molecule of water is associated with 4 hydrogen bonds. एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है आइस में। सो आइस हैज टेट्राहेड्रल cage like structure due to which some voids are present in आइस। मैंने कहा आइस में क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल 4 दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है। तो चूंकि 4 दूसरे बॉन्ड से, दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है, तो ओवरऑल देखेंगे तो लगेगा ये टेट्राहेड्रल है, और बीच में खाली जगह रहता है, उसमें वॉइड बोलते हैं उसे। खाली जगह को क्या बोलते हैं? वॉइड, रिक्तिका, ब्लैंक स्पेस हो जाता है। जैसे मैं अगर वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाऊं, एच ओ एच, वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाओ, तो एक मॉलिक्यूल 4 अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है। इधर एक से जुड़ गया, इधर एक से जुड़ गया,
इधर एक से जुड़ गया, एक वाटर मॉलिक्यूल 4 अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल से टेट्राहेड्रली जुड़ा रहता है। अब इसके कारण क्या होता है कि बीच में ब्लैंक स्पेस आ जाते हैं और उस ब्लैंक स्पेस को बोलते हैं वॉइड। तो ये वॉइड है। टेट्राहेड्रल cage like a structure of ice। अब बीच में वॉइड आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आइस की डेंसिटी कम हो जाती है। वॉइड आने से क्या होता है ना, वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉइड आने से, बीच में खाली स्थान आ जाने से वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा। So due to presence of voids, volume of ice increases and density of ice decreases। किससे डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है, तो वाटर से, लिक्विड वाटर से। ड्यू टू voids, volume of ice increases, so density of ice H2O solid is less than density of H2O liquid। 6, 7, 8 क्लास में एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली आता है कि विंटर सीजन में वाटर पाइप्स फट जाते हैं, क्यों? तो विंटर सीजन में क्या होता है, वाटर पाइप में पानी जमा रहता है। विंटर सीजन में वो पानी आइस बन जाता है और आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो आइस का वॉल्यूम ज्यादा होने के कारण वाटर पाइप फट जाते हैं। कभी कभी अगर ऐसा बोतल एकदम इनकम्प्रेसिबल बोतल जो रहेगा, बोतल में पानी रखते हैं एकदम फुल और फ्रिज में, डीप फ्रिज में डाल देते हैं उसे, तो कभी कभी बोतल या तो फट जाता है या थोड़ा थोड़ा उसमें एक्सपेंशन हो जाता है। उसका रीजन यही है कि आइस की डेंसिटी कम होती है, और डेंसिटी जब कम होती है तो वॉल्यूम बढ़ेगा। जब आइस बनेगा तो डेंसिटी कम होगी और वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। एक और है इसमें, कहता है कि आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। आइस जो है पानी में तैरता है, क्यों? उसका भी एक्सप्लेनेशन यही है कि जिस चीज की डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है वो पानी में डूब जाती है, और जिस चीज की डेंसिटी पानी से कम होती है वो पानी के ऊपर तैरती है। तो डेंसिटी ऑफ आइस इज लेसर देन दैट ऑफ वाटर, जिसके कारण आइस जो है पानी में तैरती है। सो डेंसिटी आइस का वाटर से कम होगा, उसका एक्सप्लेनेशन है हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, उसके बीच में खाली जगह, उस खाली जगह के कारण वॉल्यूम बढ़ना, वॉल्यूम बढ़ने के कारण डेंसिटी घटना। ये पॉइंट शायद आपको क्लियर हो गया। यहां पर लिख देता हूं कि आइस फ्लोट्स इन वाटर। यही रीजन है कि आइस फ्लोट्स इन वाटर। अब देखिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है। वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है। तो बाई एक्सिस में डेंसिटी है और एक्स एक्सिस में टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। अगर डेंसिटी का, वाटर की डेंसिटी का टेम्परेचर के साथ ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ आता है ऐसा। ग्राफ आता है ऐसा। यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस है,
यहां पर 4 डिग्री सेल्सियस है और इधर हायर टेम्परेचर है। 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, मान लेते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस आता है तो आइस मेल्ट कर जाता है। आइस क्या हो जाता है? मेल्ट कर जाता है। और जब आइस मेल्ट करता है तो जो पहले खाली जगह था अब उसमें लिक्विड वाटर आ जाएगा। पहले जो वॉइड था उसमें लिक्विड वाटर आ जाएगा। तो वॉइड फिल हो जाने के कारण वॉल्यूम घट जाएगा और डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो देखिए 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में डेंसिटी बढ़ी है। रीजन क्या है कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में आइस मेल्ट होने लगता है तो आइस के कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। टेट्राहेड्रल केज लाइक स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है। जो वॉइड था वो वाटर से फिल हो जाता है, जिसके कारण वॉल्यूम घट जाता है। वॉल्यूम घटने के कारण डेंसिटी बढ़ जाता है। सो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में डेंसिटी बढ़ता है। केस 1, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से बड़ा और 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से छोटा। इस टेम्परेचर रेंज में आइस मेल्ट and water fills void which was present in ice. जीरो से 4 डिग्री सेल्सियस में आइस मेल्ट हो गया। मेल्ट होने के कारण कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड, सभी नहीं, या हाइड्रोजन बॉन्ड का डिग्री कम हो जाता है। सॉलिड में ज्यादा रहेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, लिक्विड में थोड़ा कम हो जाएगा। कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं जिसके कारण मेल्ट होने पर, जिसके कारण वो वॉइड था वो वॉइड खत्म हो जाता है और उसके अंदर लिक्विड वाटर आ जाता है। ड्यू टू दिस, जब वॉइड खत्म हो जाएगा तो वॉल्यूम क्या होगा? ड्यू टू दिस वॉल्यूम डिक्रीजेज। दिस इंप्लाइज डेंसिटी इंक्रीजेज। इसके कारण डेंसिटी बढ़ेगी। अब केस 2 देखिए। 4 डिग्री से ऊपर क्या होता है? एबव 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर डेंसिटी घटने लगता है। क्या रीजन है? तो 4 डिग्री पर लिक्विड था, अब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वो लिक्विड ही है, लेकिन थर्मल एक्सपेंशन होता है। आप जानते होंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से हर वस्तुओं में, हर चीजों में थर्मल एक्सपेंशन होता है। थोड़ा थोड़ा क्या होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम इंक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। जैसे 9th-10th में, या 9th-10th नहीं, 6-7 में सवाल आता है कि रेल की पटरियों के बीच जगह छोड़ दिया जाता है, क्यों? उसका एक्सप्लेनेशन होता है कि गर्मी के दिनों में धातुओं में, मेटल्स में थर्मल एक्सपेंशन होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उस थर्मल एक्सपेंशन के कारण उनका लेंथ थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। तो वो दो पटरियों के बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ा जाता है कि लेंथ अगर थोड़ा बहुत बढ़े भी तो पटरियां टेढ़ी ना हो, इसलिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ा जाता है। तो मैं वही कह रहा हूं कि 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर करते हैं तो थर्मल इफेक्ट होता है। थर्मल इफेक्ट मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ना, और टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ने के कारण डेंसिटी घटने लगता है। वॉल्यूम इंक्रीजेज ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। So decreases, density decreases. So ये पॉइंट ख्याल रखेंगे कि वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर, और वही हम लोग लेते हैं लगभग 1 ग्राम पर ml, लगभग हर जगह ले लेते हैं। अब देखिए मैं एक दो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि डेंसिटी ऑफ हेवी वाटर सॉलिड स्टेट में, हेवी वाटर का मतलब हुआ हाइड्रोजन हटा दिए और ड्यूटेरियम लगा दिए, तो डेंसिटी ऑफ हेवी वाटर सॉलिड स्टेट में बड़ा होता है डेंसिटी ऑफ H2O सॉलिड लिक्विड स्टेट में, और डेंसिटी ऑफ हेवी वाटर सॉलिड स्टेट में
छोटा होता है डेंसिटी ऑफ हेवी वाटर लिक्विड स्टेट में। इसका कंक्लूजन क्या होगा कि हेवी वाटर का जो सॉलिड होगा सिंक्स इन H2O लिक्विड, वाटर में डूब जाएगा, बट इट फ्लोट्स इन D2O लिक्विड। पहले समझिए हेवी वाटर, तो D2O को बोलते हैं हैवी वाटर। जहां D क्या है, तो D है ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का आइसोटोप है। आपको जरूर पता होगा कि हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो वाटर में दोनों हाइड्रोजन हटाकर ड्यूटेरियम लगा दीजिएगा तो उसे बोलेंगे हेवी वाटर। क्वेश्चन आता है कि हेवी वाटर का सॉलिड मतलब आइस, हेवी वाटर का आइस पानी में डूब जाता है बट हेवी वाटर में तैरता है, क्यों? तो हेवी वाटर का जो आइस होता है उसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है, और हेवी वाटर का जो आइस होता है उसकी डेंसिटी D2O लिक्विड से कम होती है, D2O लिक्विड से कम होती है, जिसके कारण हेवी वाटर का सॉलिड पानी में डूब जाता है और हेवी वाटर में तैरता है। मुझे बताइए डेंसिटी वाटर का मैक्सिमम होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, यह समझ में आपको आया या नहीं आया? बाकी तो इंफॉर्मेशन है। कौन सा गलत है भाई? हर चीज हर लाइन तुमको गलत ही नजर आता है, हर लाइन तुमको गलत ही नजर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान से नहीं सुनते हो जिसके कारण दिक्कत होती है, ध्यान से सुना कीजिए। श्रेया सिंघल, श्रेया सिंघल आप अपने डाउट बताओ तो मैं। हाँ बताना, ग्राफ के हिसाब से आइस की डेंसिटी कैसे ज्यादा है? नहीं है ना आइस की डेंसिटी। मान लो आइस की डेंसिटी ये है, आइस की डेंसिटी ये है, और वाटर की डेंसिटी जो है इस टेम्परेचर तक, इससे ऊपर है। बाद में मान लो कि इधर इससे इधर, इससे इधर, इससे इधर ये भी हो सकता है ना कि वाटर का फेज चेंज हो गया, गैस हो गया, तो डेंसिटी तो तेजी से घटेगा ही। मान लो ये 100 डिग्री सेल्सियस है ये वाला, तो डेंसिटी तेजी से घट सकता है ना 100 डिग्री सेल्सियस के बाद भी। हाँ प्रथम में समझ गया तुम, थैंक यू। अब श्रेया देखिए, आपने कहा, मैं सिर्फ एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको कि क्वेश्चन पूछता है कि हेवी वाटर का सॉलिड पानी में डूब जाता है और हेवी वाटर में तैरता है, क्यों? तो कोई भी चीज पानी में अगर डूब जाता है तो उसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होगी, और अगर वो हेवी वाटर में तैर रहा है तो उसकी डेंसिटी हेवी वाटर से कम है। इतना सा तो पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड खत्म हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड खत्म हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड खत्म हो गया। अब पढ़ते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमने बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मोलर मास पे, और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। मोलर मास पे क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि अब हम कुछ ऐसे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा रहे हैं जो रियली में मोलर मास के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो देखिए हेडिंग है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
पहले मैं ना इसे थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ाता हूं, फिर 1 बाय 1 सबको ले लूंगा। कौन कौन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, पहले मैं पूरी लिस्ट दे रहा हूं। पहला होता है डाइपोल इंटरैक्शन। दूसरा होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। तीसरा होता है लंदन फोर्सेस, और इसका दूसरा नाम भी है, डिस्पर्सन फोर्सेस। यह इसका तीसरा नाम है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। फोर्थ है आयन डाइपोल इंटरैक्शन। पहले मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं, फिर सबको अलग अलग एक्सप्लेन करूंगा। फोर्थ है आयन डाइपोल इंटरैक्शन, और फिफ्थ है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। जिसमें से फर्स्ट थ्री आर कॉल्ड वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फर्स्ट थ्री आर कॉल्ड वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिर्फ फर्स्ट थ्री को बोलते हैं वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और बहुत तेजी में देखेंगे कि कौन किसके बीच होगा। तो ये होगा पोलर प्लस पोलर मॉलिक्यूल के बीच। एग्जिस्ट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में ये होगा, जैसे CH3Cl प्लस HCl के बीच में कौन सा इंटरेक्शन होगा, तो डाइपोल इंटरेक्शन होगा। या CH3Cl और CH3Cl के बीच में कौन सा होगा, तो डाइपोल इंटरेक्शन। सेकेंड जो होगा, डाइपोल वर्ड आ रहा है पोलर के लिए। पोलर मतलब नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, म्यू जीरो नहीं है, तो डाइपोल होगा पोलर से पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। दोनों मॉलिक्यूल सेम भी हो सकता है और दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट भी हो सकता है। सेकेंड है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ये होगा पोलर प्लस नॉन पोलर। दोनों मॉलिक्यूल ऊपर वाले में सेम ले सकते थे, नीचे वाले में तो सेम होगा नहीं, एक ही मॉलिक्यूल पोलर भी और नॉन पोलर भी नहीं हो सकता। तो ये देखिए कि इसके बीच होगा CH3Cl प्लस CCl4, पहला पोलर है, दूसरा नॉन पोलर है। तीसरा लंदन फोर्सेस है, तो ये होंगे नॉन पोलर प्लस नॉन पोलर के बीच। जैसे ये होगा CCl4 प्लस CCl4 के बीच।
चौथा आयन डाइपोल है, तो ये होगा आयन प्लस पोलर। एग्जाम्पल है, कोई भी आयन ले लो, Na प्लस वाटर। पांचवा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, तो ये होगा आयन प्लस नॉन पोलर। कोई भी एक आयन ले लो, Na+ ले लो और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल ले लो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल CCl4 ले लो। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जहां पर वर्ड डाइपोल है वो पोलर मॉलिक्यूल के लिए आ रहा है, और जहां पर वर्ड इंड्यूस्ड डाइपोल है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए आ रहा है, और जहां पे वर्ड आयन है वो एक्चुअल आयन के लिए आ रहा है। तो मैंने बताया कि टोटल 5 तरह का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसमें से फर्स्ट 3 तरह को कलेक्टिवली बोलते हैं वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और समझाया कि किसके किसके बीच होता है। एक दो एग्जांपल और लिख देता हूं इसमें, जैसे CH3 CH3 Cl में तो हुआ ही, अगर पूछेगा CH3 और Cl+ HCl में क्या होगा तो भी होगा। अगर जैसे पूछेगा यहाँ पे CH4 + CCl4 में क्या होगा तो भी यही होगा, दोनों नॉन पोलर है। तो बहुत आसान है, एक साथ बताने से क्या होता है ना, बहुत क्लियरली होता है कि डाइपोल जो वर्ड आ रहा है वो पोलर मॉलिक्यूल के लिए आ रहा है, इंड्यूस्ड डाइपोल जो वर्ड आ रहा है वो नॉन पोलर के लिए आ रहा है, और आयन आयन के लिए आ रहा है। इससे जल्दी में डिसाइड हो जाता है कि किसके बीच होगा, पोलर पोलर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, पोलर नॉन पोलर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल आयन और पोलर के लिए, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल आयन और नॉन पोलर के लिए, और लंदन फोर्सेस दो नॉन पोलर के लिए। मींस उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। लंदन फोर्सेस बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। जहां भी वर्ड इंड्यूस आया है वो नॉन पोलर में आएगा, या इंस्टेंटेनियस डाइपोल आया है वो भी नॉन पोलर में आएगा। मुझे बताना एक बार, हाँ एनायन भी ले सकते हैं। मुझे बताना आप एक बार कि जल्दी में ये पांचों किसके बीच होता है, ये समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये समझ में आया, वेरी गुड। अब एक दो पॉइंट और मैं लिख दे रहा हूं। एक पॉइंट तो लिख रहा हूं कि लंदन फोर्सेस exists between all type of molecules. Polar and non-polar. जितने भी मॉलिक्यूल हैं सबके बीच में लंदन फोर्स कॉमन होता है। देखो देखो प्लीज, अगर दो नॉन पोलर होगा तो सिर्फ लंदन होगा, लेकिन अगर दो पोलर होगा तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, साथ में लंदन भी होगा। मतलब लंदन फोर्स इन पांचों में होता है, पांचों कैटेगरी में होता है। लेकिन क्या है, दो नॉन पोलर में सिर्फ लंदन होगा, और ऐसे लंदन फोर्स इन पांचों कैटेगरी में होता है। लंदन फोर्स मोलर मास के कारण होता है ना, तो मोलर मास तो सबका होगा, सबका होगा, तो कुछ ना कुछ अट्रैक्शन सबका होगा। बहुत अजीब अजीब बातें आप लिख रहे हो यार मैसेज में। कोई शादी लिख रहा है, कोई विवाह लिख रहा है, प्लीज मैंने नो कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अब आप ऐसे लिखेंगे तो ब्लॉक करूंगा ही। खैर, लिख रहा है शादी कभी बुलाया मेहमान, पता नहीं शादी का बिन बुलाया मेहमान, बट खैर यहां देखिए, मैं कह रहा हूं कि लंदन फोर्सेस जो हैं वो सब में होता है। इसी को बोल रहा है शादी का बिन बुलाया मेहमान। नहीं भाई, मास है सबके पास, तो लंदन फोर्स बिन बुलाया कैसे हो गया? लंदन फोर्स मास के बीच होता है, दो मास के बीच, सबके पास मास है, तो ये फोर्स तो होगा ही। तो ये बिन बुलाया मेहमान नहीं है, ये है, सबके पास है। एक और पॉइंट मैं लिखता हूं, एक पॉइंट और मैं लिखता हूं कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज एन एक्सट्रीम केस ऑफ, हाइड्रोजन बॉन्ड इज एन एक्सट्रीम केस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, या हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए एक्सट्रीम इसलिए लिखा कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में जो सबसे स्ट्रॉन्गर होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक स्पेशल केस है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का। सिर्फ क्या है
कि हाइड्रोजन बॉन्ड में एक जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन जो होता है वो उसमें एक एटम हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और एक पॉइंट मैं और लिखता हूं यहां पे, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा है 2 बार जेई मेन में। इंटरेक्शन क्या होगा, काफी इंपॉर्टेंट है, 2 बार जेई मेन में आया है। एनर्जी डिस्टेंस फंक्शन, एनर्जी डिस्टेंस फंक्शन। ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये डिस्टेंस का फंक्शन होता है। डिस्टेंस ज्यादा होगा तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो यहां मैं लिख रहा हूं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो होता है, ये आयनिक बॉन्ड हो गया जो आपको मैंने केमिकल बॉन्डिंग में शुरू में पढ़ाया था। इसका इनवर्स रिलेशन होता है डिस्टेंस से। आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ये 1/r² होता है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये याद रखने वाला पॉइंट है। और एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का है, जिसके कारण जेई मेन में 2 बार पूछा भी है। ये एनसीईआरटी का है, 1/r³ होता है। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ये 1/r4 होता है। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ये 1/r6 होता है। R6, 5 नहीं आएगा बीच में, R6 लंदन फोर्सेस, ये भी 1/r6 ही होता है, 7 नहीं आएगा, R6 ही होता है। तो ये रटने वाला इंफॉर्मेशन है कि एनर्जी और डिस्टेंस में इनका रिलेशन क्या होता है। तो तय बात है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या एनर्जी घटेगा। बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आपको इस चार्ट से आपको पता लग जाएगा। अब इन सारे अट्रैक्शन फोर्स में स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, तो स्ट्रेंथ देखिए, स्ट्रेंथ देखिए, स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड का। हाइड्रोजन बॉन्ड का पहले ही बताया कि 8 से 42 किलो जूल पर मोल होता है। और एक और एक्सेप्शन है, HF2 माइनस में बताया 220 किलो जूल पर मोल होता है। तो स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड का। उसके बाद आयन वाला आएगा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। इसके बाद होगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसके बाद होगा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इसके बाद होगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इसके बाद होगा, सबसे वीक होगा इसमें लंदन फोर्सेस। इसको देखिए, याद रखना आसान है, हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा होता है। मैंने रेंज भी बताया है कि 8 किलो जूल पर मोल से लेके 42 किलो जूल पर मोल का रेंज होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और वीक फोर्सेस हैं बाकी सारे। तो इन सारे वीक फोर्सेस का जो बॉन्ड एनर्जी है वो 8 किलो जूल पर मोल से कम होता है, 8 किलो जूल पर मोल से कम होता है। अब इसमें स्ट्रेंथ ऐसे ही याद रखते हैं कि आयन, हम ऐसे याद रखते हैं कि आयन वाला ज्यादा होता है डाइपोल से, और डाइपोल वाला ज्यादा होता है इंड्यूस्ड डाइपोल से।
मतलब आयन वाला ज्यादा होता है पोलर से और पोलर वाला ज्यादा होता है नॉन पोलर, ऐसे ही याद रखते। तो आप देखो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, उसके बाद आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो गया। आयन आयन नहीं लिखते, आयन आयन लिखिएगा तो वो आयनिक बॉन्ड हो जाएगा, आयन आयन लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड, वो बहुत स्ट्रांग होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड से भी स्ट्रांग होगा। सो सबसे ज्यादा हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बाद आयन डाइपोल इंटरेक्शन, एक आयन होना चाहिए और एक पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए, उसके बाद डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, दो पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए, उसके बाद आयन इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस आ गया तो एक आयन होना चाहिए और दूसरा नॉन पोलर होना चाहिए, उसके बाद डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, तो एक पोलर होना चाहिए और दूसरा नॉन पोलर होना चाहिए, और उसके बाद लंदन फोर्सेस, मतलब दोनों नॉन पोलर होना चाहिए। तो ये बहुत आसान है इसको समझना, इसको समझना बहुत आसान है कि स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, आयन वाले का ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया H बॉन्ड, उसके बाद आयन वाला आएगा, उसके बाद पोलर मॉलिक्यूल या डाइपोल वाला आएगा, उसके बाद इंड्यूस्ड डाइपोल वाला आएगा। तो ऐसे याद रखते हैं। अब देखिए जरा सा, अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन डाइपोल, ये सब है क्या, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। तो वन बाय वन सारे फोर्सेस लेते हैं, और अब मैं जो बोल रहा हूं, ये जो मैं लिख रहा हूं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन पॉइंट है इसका, मेन पॉइंट है ये मैं ऊपर पढ़ा दिया, कुछ मेन पॉइंट अब इससे बॉइलिंग पॉइंट से बचा है, तो वो मैं पहले पढ़ा देता हूं जो मेन पॉइंट है, उसके बाद फिर मैं थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लास्ट में मैं लूंगा, टाइप्स ऑफ हाइड, ये टाइप्स ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये सब लास्ट में लूंगा। तो अभी मैं पहले क्या करता हूं, मेन पॉइंट्स आपको पढ़ा रहा हूं। van der Waals force of attraction is directly proportional to molar mass। जो वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर वॉल्यूम के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/, टेम्परेचर के, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। मुझे ये van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है ये तो ठीक है, इसके पहले यहां तक ये सब जो मैं पढ़ाया इससे पहले वाला van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मैं लिखा हूं उससे पहले वाला, यहां तक में कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो आप। ऊपर जो मैं पढ़ाया आपको, ये पढ़ाया किसके बीच होता है, एक दो पॉइंट लिखाया, उसके बाद इंटरेक्शन और एनर्जी फंक्शन बताया, और उसके बाद स्ट्रेंथ बताया। यहां तक में कोई डाउट है तो बताओ कोई। प्रोपोर्शनल वाला याद रखना है बेटा, जैसे देखो आयनिक बॉन्ड का हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, आयनिक बॉन्ड का, क्यों आयनिक बॉन्ड का एक्सप्लेन कर सकते हैं, आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। देखो आयनिक बॉन्ड का एक्सप्लेन करते हैं, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, कूलम्बिक फोर्स होता है, एफ कूलम्बिक। अब कूलम्बिक फोर्स आपको पता है ये होता है के Q1 Q2 चार्ज बाई आर स्क्वायर, ये फोर्स हो गया आर स्क्वायर के इनवर्सली रिलेटेड फोर्स हुआ, तो फोर्स हुआ आर स्क्वायर के इनवर्स रिलेशन में हुआ कूलम्बिक फोर्स। तो एनर्जी होता है, एनर्जी होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू आर, तो ये हो जाएगा के Q1 Q2 बाई आर। तो एनर्जी का इनवर्स रिलेशन आ जाएगा आर के साथ। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने एक्सप्लेन कर दिया कि आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब कूलम्बिक फोर्स, और आप जानते होंगे कूलम्बिक फोर्स होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर कूलम्बिक फोर्स होता है। तो एनर्जी होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो के Q1 Q2 बाई आर हो जाएगा एनर्जी, यहां से आ जाएगा एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो आयनिक बॉन्ड वाला मैंने एक्सप्लेन किया। इसी तरह से सारे नेचर का के एनर्जी का डिस्टेंस से फंक्शन होता होगा,
वो कितना होता है ये आपको रखना है, एनसीईआरटी में गिवन है, सीधा यही पूछता है कि कितने के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे पूछा है जेईई मेन में कि हाइड्रोजन बॉन्ड आर के साथ किसका फंक्शन होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज एन एक्सट्रीम केस ऑफ आयन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो 1/r³ होगा, आंसर क्या होगा 1/r³। एच बॉन्ड यहाँ आएगा, एच बॉन्ड यहाँ आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड इज एन एक्सट्रीम केस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का पूछा है 1/r³ होगा। अब रह गई बात, एक बच्चा 10 बार हमको लिख रहा है कि डाइपोल इंड्यूस डाइपोल में भी 1/r6 होता है और लंदन फोर्सेस में भी 1/r6 होता है। हाँ भाई, जो होता है वही लिखा हूं बेटा, मैं तो लंदन फोर्स एग्जिस्टेंस की बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स होता है और उससे लंदन फोर्स बोलते हैं। दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स होता है, उससे लंदन फोर्स बोलते हैं। क्यों होता है, जैसे देखो H2 कह रहा लंदन फोर्सेस को एक्सप्लेन करो सर। H2 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, H2 एक नॉन पोलर, इसके बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, इसके बीच भी बहुत ही वीक होता है, इसको बोलते हैं लंदन फोर्सेस। तो क्यों होता है, दो हाइड्रोजन एटम है, ये मैं आगे समझाता आपको, दो हाइड्रोजन एटम है। अब ऐसा हो सकता है कि इसके इलेक्ट्रॉन मूविंग होते हैं, तो ऐसा हो सकता है दोनों इलेक्ट्रॉन इस साइड आ जाए, एक मॉलिक्यूल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे ना हाइड्रोजन में, दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाए तो इस पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज। ऐसा हो सकता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में रहे तो कोई चार्ज नहीं डेवलप होगा, और ऐसा हो सकता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाए तो इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस। तो H2 मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड का वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन के कारण दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम की तरफ जा सकता है या दूसरे एटम की तरफ जा सकता है या बीच में भी रह सकता है। इलेक्ट्रॉन का थोड़ा भी शिफ्टिंग होगा तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्रिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का थोड़ा भी शिफ्टिंग होगा तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्रिएट हो जाएगा, और इसीलिए नॉन पोलर में इंड्यूस्ड डाइपोल टर्म आया। अब इनके बीच, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच या इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच या इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच, इसके बीच या इसके बीच या इसके बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं लंदन फोर्सेस। ये सारी तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में सबसे वीक होता है, लंदन फोर्सेस सारी तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में सबसे वीक होता है। तो आई होप कि आपको अब मेरी बात समझ में आ गई होगी। स्टिल किसी को अपना डाउट है, छूट गया है, तो वो पूछ सकता है। एक एटम से दूसरे एटम में शिवम कुमार इलेक्ट्रॉन नहीं शिफ्ट होता। अब ये एटम नहीं है, पहली बात तो ये मॉलिक्यूल है। अब ये मॉलिक्यूल है, एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन नहीं शिफ्ट हो रहा है। अब ये मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, एक मॉलिक्यूल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है। कह रहा है कि सर इसका इलेक्ट्रॉन उसमें कैसे जा सकता है। अब आइटम अलग अलग है ही नहीं, एक मॉलिक्यूल है, H2 का एक मॉलिक्यूल है और उसके इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल के अंदर तो घूम सकते हैं ना। अब आइटम नहीं है, ये मॉलिक्यूल है ना, शिफ्टिंग नहीं हो रहा है, चार्ज नहीं हो रहा है। अब आपके सवाल फालतू क्या आ रहे हैं, कोई कह रहा है कब तक खत्म होगा, कितने लेक्चर और होंगे। प्लीज इस तरह की बातों से कोई मतलब नहीं है। जिसको पढ़ने का मन नहीं होता वही ऐसा सवाल पूछता है कि सर प्लीज टेल आईयूसी के कितने लेक्चर और लगेंगे, तो ये लगेंगे। जैसे होता गया ना, शुरू से ध्यान देता नहीं है इसका बच्चा पढ़ने में, और जब समझ में नहीं आने लगता है तो सोचता है जल्दी से ये चैप्टर खत्म हो जाए, अगला मैं पढ़ दूंगा, अगला मैं शुरू से पढ़ूंगा। आपका पीछे का खराब रहेगा तो आगे का चैप्टर भी नहीं समझ में आएगा। और अगला में भी क्या होगा, रोगे एक आध दिन लेक्चर छोड़ दोगे, एक आध दिन कुछ छोड़ दोगे, जिससे क्या होगा, अगला भी गड़बड़ हो जाएगा। सो आपको ध्यान देके लेक्चर को अटेंड करना है, हर बात जो मैं बोलता हूं उसे सुनना है, तभी तो समझ में आएगा। आई होप कि आपको मोस्ट ऑफ द बच्चों को जो ऊपर मैंने समझाया वो आ गया होगा। अब मैं बोल रहा हूं क्या, ये देखिए, अब मैं बोल रहा हूं कि जो वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मोलर मास ज्यादा।
मोलर वॉल्यूम भी ज्यादा होगा तो वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। सरफेस एरिया के भी प्रोपोर्शनल होता है। सरफेस एरिया मतलब अगर कोई चीज स्फेरिकल है, मॉलिक्यूल कह रहा है, एक बच्चा पूछा था मोलर मास किसका, अरे जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिस मॉलिक्यूल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं उस मॉलिक्यूल का मोलर मास। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया अगर मान लो एक मॉलिक्यूल है जो स्फेरिकल है और एक मॉलिक्यूल है जो लीनियर है, तो स्फेरिकल कम एरिया लेता है एज कंपेयर टू प्लानर एनी अदर से, तो सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन, ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन क्या है। तो कोई बड़े आयन है, कोई बड़ा आयन है, जैसे आई माइनस एक बड़ा आयन है, तो आई माइनस एक बड़ा आयन है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आयन स्फेरिकल होगा। जब ये आयन परफेक्टली स्फेरिकल है तो इसको बोलते हैं नॉन पोलराइज। किसी हेलो, ये फोन करके पूछोगे बेटा? हाँ तो फोन कर दोगे बीच में? तुम देखो स्क्रीन, फोन करके एक बच्चा हमको पूछ रहा है वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। कितना बैड हैबिट है ये आपका। ऊपर देखा, ऊपर लिखे मैंने कि ऊपर फर्स्ट सेकंड थर्ड को बोलते हैं फर्स्ट थ्री आर कॉल्ड वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहां थे तुम? फर्स्ट थ्री आर कॉल्ड वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ध्यान रहता नहीं है, ऊपर से मुझे फोन करके पूछ दिया। मुझे लगा किसी आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है इसलिए फोन किया क्या। फोन करके एक बच्चे ने पूछ दिया वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। यहां लिखा हुआ है, 3 बार चिल्ला चिल्ला कर बोला हूं कि फर्स्ट थ्री आर कॉल्ड वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसको लगा अरे वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ध्यान ही नहीं देते हैं तो कैसे समझेंगे। एनीवे यहां दीजिए, यहां देखिए, चैट डिसेबल था तो आप पेशेंस रख सकते थे ना, चैट इनेबल भी तो तभी होता है ना। इतना कॉमन सेंस नहीं है आपको। हद है, मतलब हद हैं आप। अरे आप यंग हैं, आप में जोश ज्यादा है, लेकिन आप मैच्योरिटी थोड़ी तो बढ़नी चाहिए ना। वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? मैंने ऊपर 5 तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताया, उसमें बताया फर्स्ट 3 को कलेक्टिवली बोलते हैं वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये लिख भी दिया। और तब आप हमको बोल रहे हैं वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। एनीवे या देखिए, मोलर मास समझ में आता है, मोलर वॉल्यूम समझ में आता है, सरफेस एरिया समझ में आता है, पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन क्या है। तो अगर आई माइनस ऐसा है, परफेक्टली स्फेरिकल है, तो हम बोलेंगे ये नॉन पोलराइजेबल है। यहां पर लेकिन आई माइनस पोलराइजेबल होता है। पोलराइजेबल के कारण ये ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था परफेक्टली स्फेरिकल, बट ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, किसी भी दूसरे आयन के प्रेजेंस में, किसी भी दूसरे आयन के प्रेजेंस में, खास करके पॉजिटिव आयन के प्रेजेंस में, ये उस आयन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और इसको बोलेंगे पोलराइजेबल, पोलराइज्ड बोलिए। तो आई माइनस का इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट हो गया तो हम बोलेंगे कि ये पोलराइज्ड है। इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, जिससे उसके स्टेप में डिस्टॉर्शन हो जाता है। परफेक्ट स्फेरिकल ना होकर के इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा एक तरफ शिफ्ट होता है, तो इसको बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी इज हाई। पोलराइजेबिलिटी इज हाई। तो जो इलेक्ट्रॉन जनरली क्या होगा ना, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज होगा वो पोलराइज नहीं होगा। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होगा, मीन्स जिस जिस आयन का साइज बड़ा होता है उसमें ये पोलराइजेबिलिटी होती है। आई माइनस में होगा, एफ माइनस, सी एल माइनस और बी आर माइनस में काफी कम होगा, आई माइनस में सबसे ज्यादा होगा। आई होप कि आपको पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया। बताना बेटा, ये पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ में आया? ठीक है, फिर से बोलता हूं मैं कह रहा हूं कि जब बड़ा एनायन होता है, जब बड़ा एनायन होते हैं तो उसके आयन किसी भी डायपोल या केटायन के इन्फ्लुएंस में
जब कोई बड़ा एनायन होता है तो उसके आयन किसी भी डाइपोल या आयन के इन्फ्लुएंस में उसके इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा, जिसके कारण वो बड़ा एनायन परफेक्टली स्फेरिकल ना हो करके थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर हो जाता है, और इसको बोलते हैं, उसमें होता डिस्टॉर्शन किसका होता है, न्यूक्लियस का तो होगा नहीं, वैलेंस सेल का ही होगा, वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसी का होगा। सो ये जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है उसका जो डिस्टॉर्शन हुआ उसे बोलते हैं पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन। ये पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन बड़े साइज एनायन में होगा, छोटे साइज में नहीं होगा। सो वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सब चीजों पे डिपेंड करता है, और ये टेम्परेचर के इनवर्स रिलेशन में होता है। अब देखिए मैं पॉइंट लिख रहा हूं, एज मोलर मास इंक्रीजेज, van der Waals forces increases. This implies boiling point increases and melting point increases. हम पिछली क्लास में सीधा लिख दिए थे कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, सीधा लिख दिए। अब मैं कह रहा हूं कि मोलर मास बढ़ने से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्पेशली van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, और van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने के कारण बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब शायद आपको ज्यादा क्लियर हुआ होगा। बहुत सारे डाउट आए हैं हमारे पास मैसेज में, 4-5 बच्चों ने यहां भी किया और व्हाट्सएप भी किया कि सर मोलर मास क्या है। आप मोलेकुलर मास निकालते होंगे, उसे जब ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो उसे मोलर मास बोलते हैं, और डिफिनेशन है मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। आप जो 8, 9, 10 में मोलेकुलर मास निकालते होंगे, जैसे H2SO4 है, तो इसका मोलिकुलर मास निकालते होंगे 1 × 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 4 × 16 98। ये 98 इसका मास है, और इससे ग्राम लगा देंगे तो ये मोलर मास हो जाएगा एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। 98 AMU मोलिकुलर मास है, 98 ग्राम मोलर मास है। आई होप कि आपको मोलर मास निकालने के लिए 8, 9 में बहुत पढ़ाते हैं, सो आई होप कि आपको याद आ गया होगा कि मोलर मास क्या है। अब देखिए इसका फायदा उठाते हैं। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा? यस, वेरी गुड। अब क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, आप मुझे बताओ, आपको बताना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है। हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, रेडन है। ये इंक्रीजिंग है बॉइलिंग पॉइंट, डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग है। क्यों? मोलर मास बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। वेरी गुड। दूसरा देखिए, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग है। वेरी गुड। मोलर मास से देखते जा रहे हैं, बट यही क्या होगा, यही कहीं कहीं फेल हो जाएगा। जैसे कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता था तो फेल हो जाता था, पिछली क्लास में बताया था मैंने। तो कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। तो एक रूल है, वो रूल हर मॉलिक्यूल पे नहीं लगा सकते, इसलिए पहले जानना जरूरी होता है। CH4 है, C2H6 है, C3H8 है, C4H10 है, अल्केन है। इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग है। समझ में आ रहा है यहां तक? BF3 है, BCl3 है, BBr3 है, BI3 है। इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग है।
H2 है, D2 है, T2 है, बताओ इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग है, वेरी गुड। बट इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम है, और इसको ट्राइटियम बोलते हैं, ट्राइटियम। तीनों हाइड्रोजन ही है, बट एक ऐसा आइसोटोप है जिसका मोलर मास 1 है, दूसरा ऐसा आइसोटोप है जिसमें मोलर मास 2 है, और तीसरा ऐसा आइसोटोप है जिसमें मोलर मास 3 है। तो मोलर मास इसमें आ जाएगा 2, इसमें आ जाएगा 2 इंटू 2 4, ट्राइटियम में आ जाएगा 3 इंटू 2 6। तो ऑर्डर ये है, लेकिन वैल्यूज देखिएगा, वैल्यूज क्या है। H2 का बॉइलिंग पॉइंट है 20 केल्विन, D2 का बॉइलिंग पॉइंट है 23 केल्विन, और T2 का बॉइलिंग पॉइंट है 25 केल्विन। ऑर्डर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑर्डर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नहीं, ऑलमोस्ट सेम नहीं, इतना अरे मोलर मास बहुत ज्यादा अंतर आता है ना, तब जाकर के बॉइलिंग पॉइंट में छोटा सा अंतर आता है। सो ऑलमोस्ट सेम नहीं बोलेंगे, इस ऑर्डर को याद रखेंगे। छठा है, पता नहीं आपको समझ में आएगा कि नहीं, नॉर्मल पेंटेन। ऐसा करते मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं तो समझ में आ जाएगा। नहीं, मैं नाम लिखूंगा तो नाम से समझ में नहीं है। ये वाला कंपाउंड, इसका नाम है नॉर्मल पेंटेन। इसका नाम है, सॉरी, नियोपेंटेन। पेंटेन इसलिए कि 5 कार्बन है, और नियो अगर इस तरह से रहेगा जिसमें 4 डिग्री का कार्बन है तो उसको नियो बोलते हैं। तो नाम हो सकता है आपको नहीं समझ में आए, अच्छा, नाम हो सकता है आपको नियो नहीं समझ में आए, लेकिन स्ट्रक्चर बना दिए तो इसको बोलते हैं नियो। अब देखिए, ये है आइसोपेंटेन। और ये है नॉर्मल पेंटेन। सब में 5 कार्बन एटम है, सबका फॉर्मूला अलग अलग है, लेकिन सबका फॉर्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर अलग अलग है। सब पेंटेन है, तीनों पेंटेन है, तीनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन सबका स्ट्रक्चर अलग है, आइसोमर है, यस आइसोमर है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? तो देखिए ऊपर, ऊपर देखिए, वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि पहला वाला स्फेरिकल है और स्फेयर में सरफेस एरिया सबसे कम होता है, तो सबसे कम होने के कारण वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। तो ये ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, और ये ऐसा आएगा। मुझे बताना ये समझ में आया कि नहीं। देखो, पहला वाला फिगर दूसरे वाले फिगर से ज्यादा स्फेयर जैसा है, दूसरे वाला फिगर तीसरे वाले फिगर से ज्यादा स्फेयर जैसा है। स्फेयर जैसा ज्यादा होता है तो सरफेस एरिया कम होता है। तो इसमें सरफेस एरिया लो, इसमें सरफेस एरिया हायर, इसमें सरफेस एरिया हाईएस्ट। इन तीनों में कंपेयर करें तो इसमें हाईएस्ट है, इसमें लोएस्ट है, और इसमें बीच में है। तो सरफेस एरिया कम, वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, बॉइलिंग पॉइंट कम। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया हो। मोलर मास सबका सेम आएगा, रेसु कुमारी तीनों का मोलर मास सेम आएगा, फॉर्मूला सेम है ना। पांचवा हो गया, छठा देखिए।
ICl और Br2, ICl और Br2 मोलर मास लगभग देखिए, मोलर मास निकालिए तो 127 प्लस 35.5 ये कितना आएगा? ये आएगा 162.5। आयोडीन का 127 होता है, ब्रोमीन 80 होता है, तो ये 160 हो जाएगा। तो सिर्फ मोलर मास से देख लें तो आंसर ये होगा, बट एक्सप्लेनेशन इसका मोलर मास नहीं है। क्यों एक्सप्लेनेशन मोलर मास नहीं है? मोलर मास में 1-2 के अंतर से हम नहीं बता सकते कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बड़ा डिफरेंस होगा तब बता सकते हैं। तो इस फिर भी इसका ICl का ज्यादा हो क्यों होगा? क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल है और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल होने के कारण इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, जबकि नॉन पोलर होने के कारण इसमें लंदन होगा। तो इसमें लंदन होगा सिर्फ नॉन पोलर में, और पोलर में लंदन भी होगा और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी होगा। तो ICl का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मुझे बताना समझ में आया कि नहीं आया? ICl का बॉइलिंग पॉइंट Br2 से ज्यादा होगा, ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। और लोग? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन हीलियम। नहीं, ये एक्सेप्शन है तो अलग से ले लेता हूं एक्सेप्शन। कुछ एक्सेप्शन की अब बात कर लेते हैं। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन एक्सेप्शन में पहला है हाइड्रोजन हीलियम। किसका ज्यादा होगा? तो हाइड्रोजन का ज्यादा होगा, जबकि मोलर मास उल्टा है, हाइड्रोजन का ज्यादा। और ऐसा वैसा ज्यादा नहीं होता है, ऐसा वैसा ज्यादा नहीं होता है। दोनों ही नॉन पोलर हैं, दोनों ही नॉन पोलर हैं। फिर भी हाइड्रोजन का अगर आप जाने तो हाइड्रोजन का 20 केल्विन होता है और हीलियम का 4.5 केल्विन होता है। हाइड्रोजन का मोलर मास जो होगा, हाइड्रोजन का मोलर मास जो है 2 है और हीलियम का 4 है। फिर भी हाइड्रोजन का ज्यादा है, और छोटा मोटा ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा है। क्या रीजन? ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। फिर भी हाइड्रोजन का ज्यादा है, क्यों? तो देखिए, हाइड्रोजन में क्या होता है, अभी अभी मैंने समझाया था कि हाइड्रोजन में क्या होता है, कि हाइड्रोजन में जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल डेवलप होता है वो मच स्ट्रॉन्गर होता है हीलियम के इंस्टेंटेनियस डाइपोल से। Instantaneous dipole developed in H2 is much stronger than instantaneous dipole developed in helium. हाइड्रोजन में देखिए 2 एटम है, तो इसमें 2 एटम होने के कारण एक पे प्लस एक पे माइनस, इसके कारण प्लस माइनस का जो डाइपोल है वो बहुत ही अच्छा डेवलप होता है हाइड्रोजन में। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ही 1s में, 2 अलग अलग ऑर्बिटल में नहीं है, एक ही ऑर्बिटल में है। तो इसमें जो डाइपोल डेवलप होता है वो नेग्लिजिबल अमाउंट का डाइपोल डेवलप होता है, इसके कारण डाइपोल कम डेवलप होगा ना। डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल अगर वीक, वेरी वीक डेवलप होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा। तो इसको मैं समझाता हूं, एक लाइन लिख देता हूं कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इज अ स्ट्रॉन्गर, instantaneous dipole is a stronger in hydrogen. Instantaneous dipole is a stronger in hydrogen. मुझे एक चीज बताना, ये हाइड्रोजन हीलियम में हाइड्रोजन का ज्यादा होगा, ये समझ में आया आपको?
हाँ, फिर से सुनिए एक बार, बहुत सारे लोगों ने नो लिखा है, तो फिर से सुनिए। दोनों नन पोलर है भाई, यहाँ तो लिख दिया ना नन पोलर है, फिर क्यों बोल रहे हो कि हाइड्रोजन तो नन पोलर है? ये भी नन पोलर है, ये भी नन पोलर है। मोलर मास हीलियम का ज्यादा है तो ऐसा फील होता है कि हीलियम का मोलर मास ज्यादा होने के कारण हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं होता है, हीलियम के बॉइलिंग पॉइंट का 5 गुना होता है लगभग लगभग। तो इतना बड़ा अंतर किस कारण से है? तो इसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल है दोनों, तो दोनों में डाइपोल नहीं होगा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल होगा। अब मैं बोल रहा हूं कि H2 में 2 एटम है और 2 एटम होने के कारण जब इससे इलेक्ट्रॉन दोनों एक ही तरफ शिफ्ट होंगे तो प्लस माइनस चार्ज, जिसपे शिफ्ट हो गया इलेक्ट्रॉन उस पर माइनस और जिससे गया उस पर प्लस, प्लस माइनस चार्ज अच्छा डेवलप होगा। और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल पर जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल डेवलप हो रहा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल पर जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल डेवलप हो रहा है, हाइड्रोजन में स्ट्रॉन्गर डेवलप हो रहा है, हाइड्रोजन में स्ट्रॉन्गर डेवलप हो रहा है। सो मुझे बताना, ये बात समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल डेवलप हो रहा है वो स्ट्रॉन्गर डेवलप हो रहा है। हाँ यस, एक बच्चा कह रहा है सर हाइड्रोजन तो नॉन पोलर होता है तो ये चार्ज कहां डेवलप हो रहा है, चार्ज क्यों डेवलप हुआ? नहीं, चार्ज इंस्टेंटेनियस है एक मोमेंट के लिए। देखो मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, देखो मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, शायद आपको क्लियर हो जाए। ऑन टाइम एवरेज, ऑन टाइम एवरेज द मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। हाइड्रोजन के बारे में बोल रहा हूं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑन एन एवरेज नॉन पोलर, बट एट द पर्टिकुलर मोमेंट, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे it may act as a dipole which is equally probable in all directions, equally probable in all directions। ये जो मैं हाइड्रोजन पे प्लस माइनस चार्ज बनाया ना, इससे एक बच्चे को बहुत जेन्युइन डाउट हुआ और वो बार बार लिख रहा था कि सर हाइड्रोजन तो नॉन पोलर होता है। ये जेन्युइन डाउट है कि आप प्लस माइनस लिख दिए। तो मैंने कहा कि यस, कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, उस पर चार्ज डेवलप नहीं, चार्ज नहीं होगा, परमानेंट कोई चार्ज नहीं होगा। ऑन टाइम एवरेज द मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, बट एट द पर्टिकुलर मोमेंट, एक पर्टिकुलर मोमेंट में हाइड्रोजन का बॉन्ड अगर लेफ्ट या राइट में शिफ्ट होगा तो चार्ज एक मोमेंट के लिए डेवलप हो जाएगा, और एक मोमेंट के लिए चार्ज डेवलप होगा तो उसको बोलेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल। उसे क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड डाइपोल। तो वो इंड्यूस्ड डाइपोल डेवलप होता है और हाइड्रोजन में वो बहुत स्ट्रॉन्गर डेवलप होता है, जिसके कारण हाइड्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट हीलियम के बॉइलिंग पॉइंट से मच हायर होता है। मुझे बताइए ये पॉइंट अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉजेस पोलैरिटी फॉर ए शॉर्ट टाइम। हाँ, ये पॉइंट अब क्लियर हो गया। और देखिए, और भी एक्सेप्शन है, उसे डील करूं मैं। और भी एक्सेप्शन है, उसे डील करूं मैं। CCl4 और SiCl4, इसमें बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? दोनों नॉन पोलर है, दोनों नॉन पोलर है, मोलर मास SiCl4 का ज्यादा है, स्टिल बॉइलिंग पॉइंट CCl4 का ज्यादा, CCl4 का ज्यादा होता है। ऊपर से कैसे चल रहे हैं? 6 एक्सेप्शन 1 हो गया, इसको एक्सेप्शन 2 कर ले रहे। तो देखिए जरा सा, दोनों नॉन पोलर है, दोनों क्या है? नॉन पोलर है। ये भी नॉन पोलर है,
मोलर मास इसका सिलिकॉन क्लोराइड का, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का ज्यादा है, फिर भी बॉइलिंग पॉइंट CCl4 का ज्यादा होता है। क्यों? अब देखिए क्यों, देखिएगा, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। पहले क्वेश्चन समझ में आया ना कि CCl4 का मोलर मास भी कम है, CCl4 भी नॉन पोलर है, SiCl4 भी नॉन पोलर है। इससे लगता है कि CCl4 का बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए, जबकि CCl4 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। क्यों? तो इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां एक नया कॉन्सेप्ट है, देखना कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। C है, Cl है, Cl है, Cl है, Cl है। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्लोरीन पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा। तो एक तरह से इसके पास, इस मॉलिक्यूल के चारों तरफ नेगेटिव चार्ज का ये गोला बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज का क्या बन जाएगा? गोला। एक दूसरा CCl4 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, माइंड इट, दूसरा भी CCl4 मॉलिक्यूल ही ले रहे हैं। क्लोरीन है, Cl है, Cl है, Cl है, Cl है। Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, ऑफकोर्स सेंट्रल एटम पे डेल्टा पॉजिटिव, 4 डेल्टा पॉजिटिव। यह भी एक नेगेटिव चार्ज का गोला बन जाएगा एक तरह से। अब मुझे बताओ, इन दोनों मॉलिक्यूल में रिपल्सन होगा, अट्रैक्शन होगा? मुझे बताओ, इन दोनों मॉलिक्यूल में रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा। तो जो इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो रिपल्सन के कारण घटेगा। रिपल्सन ड्यू टू डेल्टा माइनस चार्ज, इसमें रिपल्सन ड्यू टू डेल्टा माइनस चार्ज इसमें कम होगा और SiCl4 में ज्यादा होगा। अब SiCl4 का बनाते हैं। Si है, Cl है, Cl है, Cl है, Cl है, Si है, Cl है, Cl है, Cl है, Cl है। यहां भी क्या होगा? इस पे डेल्टा निगेटिव होगा, 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 इस पे 4 डेल्टा पॉजिटिव होगा, इस पे डेल्टा निगेटिव होगा, डेल्टा निगेटिव होगा, डेल्टा निगेटिव होगा, डेल्टा निगेटिव होगा, इस पे 4 डेल्टा पॉजिटिव होगा। ये नेगेटिव चार्ज का गोला जैसा बन जाएगा। यहां भी नेगेटिव चार्ज का गोला जैसा बन जाएगा। यहां भी दो मॉलिक्यूल में रिपल्सन ड्यू टू डेल्टा माइनस ये हाई हो जाएगा। रिपल्सन ड्यू टू डेल्टा माइनस चार्ज इज हाई। तो अब मुझे बताइए कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन CCl4 में ज्यादा होगा या SiCl4 में ज्यादा होगा? CCl4 में ज्यादा होगा। ये दोनों में रिपल्सन हो रहा है, ये रिपल्सन दोनों में हो रहा है, बट रिपल्सन ड्यू टू डेल्टा माइनस चार्ज इज हाई इन SiCl4 ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन सिलिकॉन एंड क्लोरीन। देखिए, दोनों में रिपल्सन है, बट ये रिपल्सन सिलिकॉन और क्लोरीन वाले में ज्यादा है, क्योंकि सिलिकॉन क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा कार्बन क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में। तो नीचे वाले में रिपल्सन ज्यादा होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। अब मुझे बताइए कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। समर 4 बार मैसेज मत टाइप करो, मैं कुछ पढ़ूंगा ही नहीं तुम्हारा। मुझे सिर्फ ये बताइए कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं। एक दो बच्चों ने नहीं आया लिखा है, बट मैं इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं कह रहा हूं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अब मैं यहाँ पे क्या किया, CCl4 का 2 मॉलिक्यूल लिया और कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण नेगेटिव चार्ज का जो रिपल्सन होगा CCl4 में कम होगा, SiCl4 में वो रिपल्सन ज्यादा होगा। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा SiCl4 में कम हो जाएगा, क्योंकि जो रिपल्सन है नेगेटिव चार्ज के कारण वो SiCl4 में ज्यादा है। रिपल्सन ज्यादा होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया SiCl4 में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, बॉइलिंग पॉइंट कम। अब देखिए ये फंडा और कहां कहां लगेगा। तो ये फंडा सेम फंडा दूसरा हो गया, तीसरा, बस जल्दी से मुझे लिखने दो ना। सेम फंडा जो होगा वो लगेगा BCH3 होल 3 और BF3 इसमें लगेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा BF3 में, रिपल्सन ज्यादा। और बगल में सेम फंडा लगेगा, लिख देता हूं डेल्टा माइनस कॉन्सेप्ट को मैं नाम दे रहा हूं डेल्टा माइनस कॉन्सेप्ट, लेकिन ये कोई स्टैंडर्ड नाम नहीं है, ये मैंने दिया है ताकि आपको याद रहे कि ऊपर जो फंडा पढ़ाया उसी फंडा से ये एक्सप्लेन होगा। लेकिन डेल्टा माइनस कॉन्सेप्ट कोई नाम नहीं है, कोई स्टैंडर्ड बुक का लिखा हुआ नाम नहीं है, मैंने दिया है। तो ये मत किसी टीचर से पूछ लेना सर डेल्टा माइनस कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये मेरा दिया हुआ नाम है, कोई स्टैंडर्ड नाम नहीं है। तो सिर्फ इसलिए लिखा हूं कि आपको पता लग जाए ऊपर जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं उसी कॉन्सेप्ट से ये एक्सप्लेन होगा। नेक्स्ट है NF3 और NCH3 होल 3। तो NF3 का कम होगा, रीजन क्या है, ये डेल्टा माइनस कॉन्सेप्ट, रिपल्सन ज्यादा रहेगा NF3 वाले। नेक्स्ट है देखना CF4 का ज्यादा हो जाता है CH4, CF3 का ज्यादा हो जाता है CH3 CF3 CF3 का ज्यादा हो जाता है CH3 CH2 CH3 से। CF3 का ज्यादा हो जाता है CH3 CH2 से। इसके बाद बढ़ाते हैं तो कम होने लगता है। CF3 CF3 का कम हो जाता है CH3 CH2 से। 1 2 3 4 5। हाँ, अब देखिए यहां पे क्या फंडा लग रहा है, यहां से यहां तक हम सीधा मोलर मास देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। जिसका मोलर मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो तय बात है हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन है, फ्लोरीन का मोलर मास ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और यहाँ इसका मोलर मास ज्यादा है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो इसमें क्या लगेगा, यूज डेल्टा माइनस कंसेप्ट, हाँ टाइम हो गया, 1-2 मिनट रुको ना यार, हद किए हुए। ज्यादा डेल्टा माइनस डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। सो बहुत सारा बॉइलिंग पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया। अब मैं इससे रिलेटेड
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे ही लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं पढ़ा दूं। जो इंपॉर्टेंट था वो मैं पहले पढ़ा दिया, अब मैं कुछ लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पढ़ा दूं। टू टाइप्स ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। हाँ, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दो तरह का। ये सब लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने सीधा पहले हटा दिया कि पहले बच्चे को समझा दूं। बस मुझे 1 या 2 मिनट लगेगा, प्लीज तंग मत करो ना, मुझे टाइम पे मेरी नजर रहती है। प्लीज आपको ज्यादा तकलीफ है, क्लास छोड़ के चले जाओ। फर्स्ट है हेड टेल अरेंजमेंट। ICL 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 मॉलिक्यूल है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव होगा, इस पे डेल्टा निगेटिव होगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव होगा, इस पे डेल्टा निगेटिव होगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव होगा, इस पे डेल्टा निगेटिव होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के कारण। अब इनका नेगेटिव पॉजिटिव आपस में इंटरेक्ट करेगा, तो ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, ये दोनों डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, और इसको बोलते हैं हेड टेल। एक का हेड दूसरे का टेल, मुड़ी पुच्छी, एक का हेड दूसरे का टेल, एक का हेड दूसरे का टेल, तो इसको बोलते हैं हेड टेल अरेंजमेंट। दूसरा होता है डाइप एंटी पैरेलल अरेंजमेंट। एंटी पैरेलल अरेंजमेंट, इसमें देखिए HCl है और उसको उलट दीजिए, ClH है। HCl में डेल्टा प्लस इस पे और डेल्टा माइनस इस पे, इसमें डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। अब इनके बीच डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ICl है, ClI है, इनके बीच डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल, क्योंकि मॉलिक्यूल को उलट दिया और उसके बाद ये आ रहा है। इसको बोलते हैं, ये भी है, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। तो दो तरह का होता है, बस नाम जानना है, हेड टेल एंड एंटी पैरेलल। 2-3 पॉइंट, ये सेक्शन खत्म हो गया है। 2-3 नॉन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे इसमें खत्म हो गए। कुछ पॉइंट हैं जो नॉन इंपॉर्टेंट हैं, जो पॉइंट लिखना बाकी रह गया है। आप परेशान कर दिए मुझे क्लास खत्म करने के लिए, तो मैं खत्म कर दे रहा हूं। थैंक यू वेरी मच।